आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत और अमेरिका जल्द ही व्यापार समझौता नहीं करते तो भारत से आने वाले सामानों पर 25% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप ने कहा, भारत मेरा दोस्त है लेकिन अब उन्हें 25% देना होगा। दोनों देशों के बीच महीनों से बातचीत चल रही है, लेकिन कृषि और डेयरी जैसे मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। 2024 में अमेरिका को भारत से 45.7 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हुआ था। भारत फार्मा, टेक डिवाइसेस और कपड़े जैसे सामान निर्यात करता है। भारत जल्द ही एक समझौते की उम्मीद कर रहा है ताकि टैरिफ से बचा जा सके। वहीं ट्रंप ने 14 और देशों पर पहले भी भारी टैरिफ लगा दिए हैं। अब भारत पर भी फैसला 1 अगस्त तक लिया जा सकता है। लोकसभा में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर को पीएम मोदी की छवि बचाने का जरिया बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी और सेना को पूरी छूट नहीं दी गई। राहुल ने दावा किया कि ऑपरेशन शुरू होने के 30 मिनट बाद ही सरकार ने युद्ध विराम के निर्देश दे दिए थे। उन्होंने पहलगाम हमले को खुफिया विफलता बताया और सवाल उठाया कि इतने बड़े हमले के लिए कोई जिम्मेदार क्यों नहीं है। उन्होंने ट्रंप के मध्यस्थता दावे पर भी सवाल उठाए और कहा कि भारत अब दुनिया में पाकिस्तान के बराबर देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सेना शेर है, लेकिन शेरों को बांधकर नहीं लड़ा जा सकता। उन्होंने सरकार से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आतंकी और उनके आकार रो रहे हैं और यहाँ भी कुछ लोग उनके साथ रो रहे हैं। मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्यस्थता दावों को खारिज करते हुए कहा कि भारत ने कभी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं मानी। पहलगाम हमले के बाद इंडस वाटर्स ट्रीटी रोकने को नेहरू की भूल सुधारने वाला कदम बताया। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वे सेना के हर ऑपरेशन पर सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई का जिक्र करते हुए मोदी बोले, हमने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी डीजीएमओ ने खुद फोन कर कहा कि बस करो, बहुत मार खा ली। पूरा देश विपक्ष की चालों पर हंस रहा है। पुणे में एक कारगिल युद्ध के दिग्गज परिवार को आधी रात पुलिस और एक भीड़ के छापे का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्हें अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने को कहा गया। ये परिवार देशभक्ति का प्रतीक रहा है। एक सदस्य ने परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के साथ सेवा की तो दूसरे ने करगिल और संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्हें बांग्लादेशी कहकर अपमानित किया गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे देश के नायकों का अपमान बताते हुए गहरी नाराजगी जताई है। कई यूजर्स ने पुणे पुलिस से जवाबदेही और कार्रवाई की मांग की है। ये घटना नागरिकता जांच की संवेदनशीलता और उन परिवारों के सम्मान की जरूरत को दिखाती है जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। डीजीसीए ने जुलाई में हुए ऑडिट में एयर इंडिया में 51 सुरक्षा चूकें पकड़ी, जिनमें 7 गंभीर लेवल 1 उल्लंघन शामिल है। रिपोर्ट में पायलटों को पर्याप्त ट्रेनिंग न देना, गैर स्वीकृत सिम्युलेटरों का इस्तेमाल और खराब रोस्टरिंग सिस्टम जैसी खामियां पाई गईं। ये ऑडिट अहमदाबाद लंदन विमान हादसे के बाद किया गया, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि कई उड़ानों में केबिन क्रू की संख्या भी तय सीमा से कम थी। यात्रियों की ओर से लगातार खराब सेवा, गंदगी और तकनीकी खराबियों की शिकायतें आ रही हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि वो डीजीसीए को जवाब देगी और सभी जरूरी सुधार समय पर पूरा करेगी। सुरक्षा में इतनी लापरवाही ने एयरलाइन की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश की सिविल जज अदिति गजेंद्र शर्मा ने जिला जज राजेश गुप्ता की हाईकोर्ट में नियुक्ति के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुप्ता ने उन्हें जातिगत आधार पर परेशान किया और सत्ता का दुरुपयोग किया। शर्मा की 2023 में बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल फरवरी में अवैध और मनमाना बताया था। उन्होंने कहा कि बार बार शिकायतों के बावजूद गुप्ता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उन्हें ऊंचा पद दिया जा रहा है। शर्मा का कहना है कि उन्होंने न्याय की उम्मीद की थी, बदले में चुप्पी और अन्याय मिला। उनका इस्तीफा सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है, जहां लोग न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। शर्मा बोली, मैं नहीं हारी, ये संस्था हार गई। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को दुकानों और कमर्शियल जगहों पर रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत देने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे महिलाओं की आर्थिक आजादी और आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम बताया। इसके बाद दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 में बदलाव किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियोक्ताओं को सीसीटीवी, महिला गार्ड, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और सहमति जैसी शर्तें माननी होगी। वेतन बैंक से मिलेगा और
हफ्ते में छुट्टी तय होगी। ये फैसला दिल्ली को 24/7 बिजनेस हब बनाने की कोशिश का हिस्सा है। हरियाणा, तमिलनाडु जैसे राज्यों में ये पहले से लागू है। अब दिल्ली भी इस लिस्ट में शामिल होने जा रही है। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ये नीति लागू होगी। चीन की अली एक्सप्रेस वेबसाइट पर भगवान जगन्नाथ की तस्वीर वाले डोरमैट की बिक्री को लेकर देश भर में भारी आक्रोश है। डोरमैट पर भगवान का चेहरा है और एक व्यक्ति को उस पर खड़ा दिखाया गया है, जिससे करोड़ों भक्तों की भावनाएं आहत हुई। बीजेडी नेता अमर पटनायक ने इसे निर्लज्ज अपवित्रता बताते हुए माफी और जवाबदेही की मांग की। सोशल मीडिया पर #रिस्पेक्ट जगन्नाथ और #बॉयकॉट अली एक्सप्रेस ट्रेंड कर रहे हैं। पुरी में स्थानीय संगठनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। भक्तों ने इसे धार्मिक प्रतीकों का अपमान बताया और मांग की कि ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई हो। विशेषज्ञों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ से जुड़े प्रतीकों को बौद्धिक संपदा कानूनों से सुरक्षा दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो। जापान में होक्काइडो प्रांत के उत्तर पूर्वी शहर नेमुरो में मंगलवार को हल्की सुनामी लहरें पहुंची। NHK के मुताबिक लहरों की ऊंचाई करीब 12 इंच रही। ये लहरें रूस के कमचटका प्रायद्वीप में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद आईं। जापानी अधिकारियों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि लहरें और ऊंची हो सकती हैं। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और राहत कार्य में इंसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने लोगों से तटों से दूर रहने और ऊंचे इलाकों में जाने की अपील की है। अभी तक किसी जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञ स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।